शाम के 8:30 हो चुका है और बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस लाइव सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतने भारी से भारी मात्रा में आपके लिए सेशंस लेकर के आऊं। इस बीच में हो सकता है कि कभी कभी ड्रॉप भी हो जाते हैं, इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज जो है हम बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए स्टेट का जो एग्जाम्स आपके एक होने वाले हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसमें 40 प्रश्न हम आपके पास रखेंगे और ये 40 प्रश्न बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पर रहेंगे जैसे कि बिहार माध्यमिक बोर्ड के द्वारा किसी भी प्रकार की स्टेट एग्जाम्स ली गई है या फिर लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम जो स्टेट होने वाली है उसका बेस 100% इसी प्रकार रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चनों का नमूना आपको मिल जाए और क्वेश्चन कैसे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। शुरू से अंत तक जरूर आप देखिएगा और इस 40 प्रश्नों में कितने आंसर सही हो जाते हैं वह जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो शुरुआत करेंगे आज के इस पहले क्वेश्चन के साथ और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बड़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट किया गया है। क्लोन क्लासिफिकेशन के अनुसार एजुकेशन इन इंडिया का सही क्लास नंबर क्या होगा? दोस्तों, बहुत हार्ड अगर सेट रहता है एग्जाम्स में तो भी ऐसा होगा। याद रखिएगा, 40 प्रश्नों में आप अगर 30 प्लस कर देते हैं तो आप एकदम बिल्कुल ये समझ करके चलिएगा कि आप स्टेट जो है 100% क्लियर करने जा रहे हैं। अपना स्कोर जरूर अंत में बताइएगा। क्लोन क्लासिफिकेशन यानी सीसी के अनुसार एजुकेशन इन इंडिया का सही क्लास नंबर क्या है? आप सभी जानते हैं कि क्लोन क्लासिफिकेशन को जो है वह S.R. रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो ये है एजुकेशन इन इंडिया का सही क्लास नंबर क्या है? दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों E544 यानी कि अगर 5 न भी रहता है तो E44 में इसका स्थान है। क्लोन क्लासिफिकेशन के अनुसार एजुकेशन इन इंडिया का सही क्लास नंबर जो है E5 जो है 44 में रखा गया है। देखिएगा, आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। बिल्कुल आराम आराम से हम चलने की कोशिश करेंगे, कोई घबराहट ना हमें होनी चाहिए और ना ही आपको होने चाहिए, बल्कि क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर बैठने चाहिए। AACR2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न है AACR2 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AACR2? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। ग्रंथ सूची को मानकीकृत करना टू स्टैंडर्डाइज कैटेगोलॉगिंग इज द मेन पर्पस ऑफ द AACR2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द सी नंबर 2 नंबर क्वेश्चन इज सी। याद रखेंगे, AACR2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ग्रंथ सूची को मानकीकृत करना अर्थात टू जो स्टैंडर्डाइज है उसको कैटलॉगिंग करना AACR2 का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों, बिल्कुल आप आराम से बैठिए और बिल्कुल याद करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में चौथा नियम क्या है? आप सभी जानते हैं कि लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी सूत्र जो है वह S.R. रंगनाथन के द्वारा दिया गया और इसमें कुल मिलाकर के 5 सूत्र दिए गए हैं। उसी में से पूछा जा रहा है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में चौथा नियम क्या है? व्हाट इज द 4th लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न था कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में चौथा नियम क्या है? सही आंसर है सेव द टाइम ऑफ रीडर। याद रखेंगे, आप इनमें से जरूर बता दीजिए कि निम्नलिखित में से फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जिसको लाइब्रेरी का प्रथम नियम कहा जाता है। देखिए, तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं तीसरे में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहला नियम क्या है तो खटाखट आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसमें से कौन है ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर के साथ जो है आप जो है ऑप्शन लिखिए और आंसर कीजिए। बिना क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर कतई नहीं करिए और 100% ईमानदारी पूर्वक आज के सेशन में आप अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि RDA रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस में कैरियर टाइप किसे दर्शाता है? देख लेंगे लाइब्रेरियन साइंस का एक और मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RDA रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस में कैरियर टाइप किसे दर्शाता है? चौथे का सही आंसर आपने यदि
ये इसको पकड़ लिया है तो वो होगा डॉक्यूमेंट्स का माध्यम। याद रखेंगे आरडीए में कैरियर टाइप किसका है जो है वो दर्शाता है, तो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम को दर्शाता है। मीडियम यूज टू कैरी, यहाँ पर देखेंगे कैरी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी कैरी। इस प्रकार से आप इस ऑप्शन को पकड़ सकते थे। प्रश्न है 5वां नंबर, देख लीजिएगा आईएसबीएन का पूर्ण रूप क्या है। यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन्वायरमेंटल, कंप्यूटर, लाइब्रेरियन साइंस, आर्ट ऑफ टीचिंग सारे बिंदु जो है मिलेंगे। आईएसबीएन का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न है कि आईएसबीएन का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसबीएन? याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है, 5वें का सही आंसर आप कमेंट कर दीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो होती है आईएसबीएन का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिएगा अब शिक्षण की कला से संबंधित क्वेश्चंस भी कुछ मिलेंगे। शिक्षण कला का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस विधि से होता है? शिक्षण कौशल का सर्वोत्तम जो है मूल्यांकन है वह किस विधि से होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सहकर्मी मूल्यांकन यानी कि पीर एवेल्युएशन। याद रखेंगे शिक्षण कौशल का सर्वोत्तम जो मूल्यांकन है वह किस विधि से होगा? तो 6ठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकर्मी मूल्यांकन के द्वारा जो है सर्वोत्तम मूल्यांकन होगी शिक्षण कौशल का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको हम थोड़ी देर रोकना चाहेंगे क्योंकि आप अगर हमारे YouTube चैनल से अब तक जो है PDF ई बुक नहीं परचेज किया है तो आप जो है यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। अब इस PDF जो ई बुक है जो आर्ट ऑफ टीचिंग और लाइब्रेरियन साइंस में वह 364 पेजों के स्थान पर इसको टोटल इंक्रीज करके लेकर के हम पहुँचे हैं 535 पेज के साथ, जो आपको 100 रुपये में दोनों ई बुक आर्ट ऑफ टीचिंग और लाइब्रेरियन साइंस का मिल जाएगा। दोस्तों इसमें पेजेज बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे करके और इसकी प्राइस भी बढ़ते जाएंगे। याद रखेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस ई बुक को अपने व्हाट्सएप पर PDF के रूप में परचेजिंग कर लें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको 100 रुपये में दोनों ई बुक जो है वह उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास की PDF तथा हमारे जितने भी क्लासेज हुए हैं हमारे YouTube चैनल पर उस सभी का वीडियो लिंक आपको दे दिया जाए तो टोटल के रूप में आपको 130 रुपये पे करना होगा और इसे आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर पे करके टोटल जो है आप इसको ले सकते हैं। जितनी भी क्लासेज होंगी आपको दिए जाएंगे जो लिंक, उसी पर सारी क्लासेज आपकी आते रहेंगी, जिसमें आपको इसमें आने वाले दिन में PDF मस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास का साथ ही साथ आपको मिलेंगे इस हमारे चैनल के सभी लाइब्रेरियन से संबंधित जो भी क्लास हुए हैं उसके वीडियो लिंक मिल जाएंगे और दोनों ई बुक जो 100 में आती है उसको भी आपको 130 में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यह ऑफर आज के लिए है, जितना जल्द हो सके तो इसको आप परचेजिंग कर लीजिए। लाइब्रेरियन में आजीवन शिक्षा लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? यह 7वां नंबर क्वेश्चन है। लाइब्रेरियनशिप में आजीवन शिक्षा लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही आंसर है 7वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, उपयोगकर्ता को बदलते सूचना परिदृश्य से अपडेट करना। लाइब्रेरियनशिप में आजीवन शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? उपयोगकर्ता को बदलते सूचना परिदृश्य में अपडेट रखना इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है कि शिक्षण का कौन सा सिद्धांत पुस्तकालय संदर्भ सेवा में लागू होती है? यह शिक्षण कला से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। याद रखेंगे हमारा YouTube चैनल BEd और CTET से संबंधित वाला शिक्षण कला नहीं कराता है। यदि शिक्षण कला आप हमारे ई बुक को खरीदते हैं तब देखिएगा उसमें कैसे लाइब्रेरियन का शिक्षण कला पढ़ाया गया है, न कि उसमें BEd और CTET वाले। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं ये सारे प्रश्न भी आपको हमारे ई बुक में मिल जाएंगे। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत पुस्तकालय संदर्भ सेवा में लागू होता है? याद रखेंगे 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्क्षण जो है तत्क्षण प्रतिक्रिया। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत पुस्तकालय संदर्भ में लागू होता है? इमीडिएट जो फीडबैक है जिसको तत्क्षण प्रक्रिया कहते हैं वह इसमें लागू होता है। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और 9वां नंबर प्रश्न कहता है शिक्षण में फीडबैक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। शिक्षण में फीडबैक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फीडबैक इन द टीचिंग? शिक्षण में फीडबैक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 9वें का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को सुधार करना। शिक्षण में फीडबैक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक को सुधार करना, टू इम्प्रूव टीचर्स अप्रोचेज। यह जो होती है
यह मेन फीडबैक होता है, ऑब्जेक्टिव फीडबैक होता है टीचिंग का। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देख लीजिए, यह भी लाइब्रेरियन साइंस के लिए नहीं, लाइब्रेरियन के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग से ही क्वेश्चन है। शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता में कौन सा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता में कौन सा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर है 10वें का ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के साथ निष्पक्षता। याद रखेंगे, शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता में कौन सा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है? सही आंसर है विद्यार्थियों के साथ निष्पक्षता, फेयरनेस विद स्टूडेंट जो होती है व्यावसायिक नैतिकता में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मानी जाती है शिक्षकों के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। आराम आराम से चलिए, कोई घबराहट नहीं। आधे घंटे तो कम से कम आप डेली बाय डेली हमें जरूर प्रदान कीजिए अपने जीवन से संबंधित इस महत्वपूर्ण टाइम का। प्रश्न है 11वां नंबर, जैव विविधता हॉट स्पॉट की परिभाषा किसने दी थी? जैव विविधता हॉट स्पॉट की परिभाषा किसने दिया था? हु डिफाइंड द टर्म, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। जैव विविधता हॉट स्पॉट की परिभाषा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन मेयर के द्वारा जैव विविधता हॉट स्पॉट की परिभाषा दी गई थी। यहां से अब इन्वायरमेंटल स्टडीज के जो क्वेश्चंस आपके पास दिए जा रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर है 12वें का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे दोस्तों, जो क्लाइमेट चेंजिंग है, जलवायु परिवर्तन, उससे संबंध रखता है क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहेगा मेरे प्यारे साथियों। वह प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किस गैस के कारण प्रमुख रूप से होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? इस प्रश्न का सही आंसर है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से दोस्तों जिस गैस के कारण होता है उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिएगा 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है और प्रश्न को गौर से पढ़ा जाए। प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि EIA की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर हाल में आपको 30+ आज के इस सेशन में करना ही होगा, वो भी ईमानदारी पूर्वक अपने आत्मा से पूछ कर कि क्या हमने जो सर को बताया है आंसर रियल में हमने उतना सही किया है। आप एक छोटा एक कॉपी कलम ले करके बैठ जाइए और मिलान कर लीजिए कि रियल में अंतरात्मा आपकी क्या कहती है, कि क्या आप लाइब्रेरियन की स्टेट एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए हैं या फिर अभी और तैयारी की आवश्यकता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय हानि का पूर्वानुमान लगाना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के मुख्य प्रक्रिया में आता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट। याद रखें, कार्बन डेटिंग नहीं है, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? याद रखेंगे, व्हाट इज द कार्बन क्रेडिट एसोसिएटेड विथ? कार्बन क्रेडिट जो है वह किससे संबंधित है? इन्वायरमेंटल का ये एक और क्वेश्चन है। सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित रहने वाला जो मान है वह कार्बन क्रेडिट के नाम से जाना जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। कौन सा कंप्यूटर वायरस बूट सेक्टर को प्रभावित करता है? कौन सा कंप्यूटर वायरस बूट सेक्टर को प्रभावित करता है? 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, बूट किट। कौन सा कंप्यूटर वायरस बूट सेक्टर को प्रभावित करता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बूट किट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। डीएनएस का कार्य क्या है? डीएनएस का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ डीएनए इस डीएनएस? तो याद रखेंगे 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस को नाम में बदलना। याद रखेंगे, डीएनएस का कार्य पूछा जाएगा अगर प्रश्न आपके एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा डीएनएस का कार्य जो है वह है आईपी एड्रेस को नाम को बदलना, कन्वर्ट आईपी टू डोमेन नेम। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित करा दिया गया है और ध्यान से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए सामान्यतः कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है?
पर्सनल कंप्यूटर के लिए सामान्य रूप से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाएगा? विच ओएस इज द जनरली यूज्ड इन द पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर के लिए सामान्यतः कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाएगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा विंडोज इसके लिए प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कोई भी समस्या आती है या किसी प्रकार की आपको पीडीएफ या ई बुक या फिर किसी भी प्रकार की आपको परचेजिंग करनी है तो हमारे इस YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप हमें ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप किसके लिए प्रयोग होगा? याद रखेंगे, प्रश्न कहता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप किसके लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों, टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप तीनों को प्रेस किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन को जब हम लोग ये करेंगे, प्रेस करेंगे, तो हमें टास्क मैनेजर खोलने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20वां नंबर, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 20 नंबर थोड़ा छोटा कर दिया। प्रश्न है डेटाबेस में जो रिडंडेंसी है कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। डेटाबेस में रिडंडेंसी कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? 20वें का सही आंसर हो जाएगा, उसको नॉर्मलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। अब तक 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 21वें नंबर क्वेश्चन यहां से शुरू होता है रीजनिंग का। ध्यान से देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन को, बड़ा ही अब मजा आने वाला है। अब ध्यान रखिए, प्रश्न जैसे कह रहा है राजेश को UCMHVK लिख दिया गया है तो नीरज को हम लोग क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए, आर के बदले में RSTU 3 बढ़ाया गया है, ए को बढ़ा करके 2 बढ़ाया गया है, यानी ए को 2 बार बढ़ाया गया, आर को 3 बार। उसके बाद जे को LMN, जे के हो गया ना, KLM यहाँ पर 3, ई को बढ़ाया गया 3 बार, एस को बढ़ाया गया 3 बार, एच को बढ़ाया गया 3 बार, यानी ए को 3 बार बढ़ाना है और बाकी सभी अंकों को जो है वह 3-3 बार बढ़ाने हैं और ए को 2 बार बढ़ाना है। याद रखिएगा, ए को 2 बार और बाकी संख्याओं को 3-3 बार बढ़ाने की बात आएगी। अब नीरज को लिखते हैं। एन के बाद क्या होगा? एन को आपको 3 बार बढ़ाना, JKLM होता है NMNO, याद रखेंगे NOPQ, यहाँ से एन के बाद में OPQ अर्थात पहले Q आ जाएगा। उसके बाद ई के बदले में H लिखेंगे, फिर एक और H लिखेंगे, फिर उसके बाद PQR सुना STU, तो आगे बढ़ते चलेंगे U हो जाएगा और ए के बदले में 2 को बढ़ाना है तो C हो जाएगा और उसका JKLM, यानी याद देखिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न देखिएगा, QHQHHUSUCM, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने भी आंसर कमेंट कर दिया होगा। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 22वां नंबर देख लीजिएगा। क्लाउड के बदले में अगर DMPVE लिखते हैं तो रेन के बदले में क्या लिखेंगे? तो सी के बाद देखिए 1 बढ़ा प्लस डी, एल के बाद देखिए M बढ़ा 1 ठो, ओ के बाद में P, यू के बाद में V और डी के बाद में E। याद रखेंगे एक एक बढ़ रहा है तो बढ़ाइए, यहाँ से रेन में बढ़ाइए। आर है ना, आर के बाद जब बढ़ाएंगे एस हो जाएगा, ए को बढ़ाएंगे बी हो जाएगा, आई को बढ़ाएंगे जे हो जाएगा, एन को बढ़ाएंगे होगा SBJO, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 5 9 17 डैश डैश 33, अगर इसी क्रम में हम अगर बढ़ते रहें तो क्या मान होगा? तो देखते हैं। 3 में जोड़ दिया गया है 2 तो बराबर 5 आया, 5 में जोड़ दीजिए 4 तो बराबर में 9 आया, उसके बाद 9 में जोड़िए 8 तो 17 आया, 17 में जोड़िए 8 दूना 16 तो 17 में 16 जोड़िएगा 33, तो अब 33 में क्या जोड़िएगा? तो 16 दूना 32, तो याद रखेंगे 33 प्लस 32 जोड़ दीजिएगा, 3 और 2 कितने 5 और 3 और 3 कितने 6, याद रखेंगे 65 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड की तरह ही ये क्वेश्चंस आपको एकदम दिखाई दे रहा आपके स्क्रीन पर। आपने कभी ना कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया होगा, बस यही हुलिया रहती है उस पर। आगे देंगे, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, वह अब किस दिशा में है? तो देख लीजिए ये वाला है, ये है उत्तर, यह है दक्षिण, इसको मान लेते हैं ये है पश्चिम और यह है पूरब। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो पहले क्या कहता है? ये हमारा ये क्या हुआ? यह दायां है और यह क्या है? बायां है। तो एक व्यक्ति पूरब की दिशा में चलता है, नहीं समझे? पूरब इधर चल गया, ठीक है, पूरब की ओर चला और फिर बाएं मुड़ गया, ठीक है। तो बाएं मुड़ा तो किधर चले थे?
हम लोग ये दायां माने थे तो इधर, बाएं मुड़ गया इधर, चला और फिर 5 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में है? तो याद रखिएगा 24 का सही आंसर आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिएगा। अब वह उत्तर दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यदि P गुने Q का अर्थ है P, उसके बाद सुनिएगा, यदि P गुने Q का अर्थ है P इज द फादर ऑफ Q, P प्लस Q का अर्थ है P इज द सिस्टर ऑफ Q, और P माइनस Q का अर्थ है P इज द वाइफ ऑफ Q, तो A माइनस B गुने C का मतलब क्या होगा? देख लीजिए, यह ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। इस सेशन का सबसे मजबूत क्वेश्चन। आप अभी इसका आंसर मत कीजिए, जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा तो ये प्रश्न आपके लिए है। आप जरूर इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि यदि P गुने Q का अर्थ होता है कि P इज फादर ऑफ Q, P प्लस Q का मतलब होता है P इज सिस्टर ऑफ Q, और P माइनस Q का अर्थ होता है P इज वाइफ ऑफ Q, तो A माइनस B गुने C का अर्थ क्या होगा? आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखना यह है कि कौन कौन इसका आंसर सही करते हैं। सबसे मजबूत क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम्स में जो आपका टाइम कटेगा और आप उसी में जाकर के मिल जाइएगा, तो अब आपका 2 4 5 मिनट कट जाएगा, तो आसान क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में 1 2 जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो बहुत ज्यादा उलझाने वाले क्वेश्चन की तरफ मत पड़िएगा। रूट अंडर x प्लस 6 बराबर 5 है, तो x का मान दिखाइए। देखिए उसके ऊपर वाला कितना भारी क्वेश्चन था, और यहाँ पर देखिए क्या है, उसको आसानी से कुछ समय चाहिए ऊपर वाले के, लेकिन ये बन जाएगा। रूट अंडर x प्लस 6 का मान 5 है, रूट हटाइएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा, x प्लस 6 बराबर 25 हो जाएगा। 6 जो है प्लस में इधर आएगा माइनस में, 25 में से 6 घटा लीजिए और 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए ना 27 नंबर क्वेश्चन, 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, कितने प्रतिशत हानि पर? 20%। कहता है 600 में बेचा गया, यदि उसे 600 में बेचा गया तो क्रय मूल्य निकालिए। कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेल प्राइस माइनस 1 बटा के रूप में बटा 1 माइनस हानि हो रहा है तो घटा दीजिए, और ये हो रहा है लाभ हो रहा है तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हानि हो रहा है 20/100 कर देंगे, घटा दीजिए। 20 25 है, 5 में से 1 घटाए, 5 एकम 5 में से घटाइएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 600 और बटा क्या लिखिएगा? 4/5 लिखिएगा, और उसी तरीके से आप घटा दीजिएगा इसको, तो 15 चौका 60 यानी कि 150। 150 में 15 से 5 से गुना कीजिएगा तो याद रखिएगा 700 आपके पास 50। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है। यदि x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर बराबर 11 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान क्या है? दोस्तों यदि आप चाहिएगा कि आपका डिमांड होगा कि सर ऐसे प्रैक्टिस सेट का ई बुक भी बना दीजिए जिसमें कुछ क्वेश्चंस आए, अगर प्रैक्टिस सेट का भी ई बुक की आपको आवश्यकता पड़ती है तो हमें कमेंट में जरूर सजेस्ट कर दीजिए कि सर ऐसे प्रश्नों को लेकर के आप जरूर जो है कुछ आप PDF के रूप में प्रैक्टिस सेट बना दीजिए, तो मैं अभी ही बना दूंगा। और नहीं तो अगर आपको चाहिए कि फाइनली बने तो इंतजार कीजिए, जब हम फॉर्म अप्लाई होने लगेगा उसी दिन हमारी ई बुक लॉन्च हो जाएगी प्रैक्टिस सेट वाला। आइए देखिए x प्लस 1 वाई एक्स स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 11 है। तो आपको मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर का। हम कुछ नहीं करेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। x प्लस, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना सुई लेकर के, कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद निपटा देता है काम, ठीक उसी तरीके से हम टीचर लोग होते हैं। देखिए कुछ नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, और भारी से भारी क्वेश्चन कोई बना देता है लो टीचर। देंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखेंगे दोनों तरफ वर्क कीजिएगा, इधर भी अच्छा छोड़ दीजिए, इसको कीजिए ऐसे ही। a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने ab, x गुने 1 बटा x प्लस b स्क्वायर 1 बटा x का स्क्वायर, अब बराबर में कितना 11। कुछ नहीं करना है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ नहीं, x स्क्वायर प्लस, देखिए x से x कैंसिल, क्या बचा 2 अब प्लस 1 बटा x स्क्वायर बचा, बराबर में 11 बचा, 2 प्लस में इधर लेकर आइए माइनस में, तो बताइए इधर क्या छूट गया? एक्स स्क्वायर, देखिएगा इधर छूटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 11 में से जब घटाए थे आप 2 तो 9 आया। तो देखिए इसी का ना मान पूछा जा रहा था यहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। कुछ होता ही नहीं है भाई, आगे बढ़ते चलते हैं, लेकिन सारा काम हो जाएगा। प्रश्न है कि एक घड़ी में 3 बजे और 4 बजे के बीच सुइयों की बीच कौन सा कितने डिग्री कोण बनेगा? एक घड़ी में 3 बजे और 4 बजे के बीच के सुइयों, तो 3 बजे और 4 बजे के बीच के सुइयों का मतलब समझ रहे हैं,
3:20 को हो रहा है। घंटा की सुई इधर नहीं, 3 बजे और 4 बजे के बीच की सुइयों के बीच का कोण निकालिए। तो यानी कि घंटा है 3 और मिनट है कितना 20। तो इसका फॉर्मूला होता है 3h, याद रखेंगे। या आप देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, एकदम गौर करने की आवश्यकता है कि आप इसको कैसे बनाइएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 29 देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। इसका होता है 30h, याद रखिए 30h माइनस उसके बाद 11/2 और क्या m, बिल्कुल याद रखिएगा। घड़ी के घंटे और मिनट के बीच की सुइयों को ज्ञात करने के लिए हम लोग ऐसा ही करेंगे। 30 गुने आवर, 30 गुने 3, अब माइनस मॉडुलस कीजिएगा, माइनस में आएगा तो माइनस को हटा देना है, प्लस कर देना है, माइनस उसके बाद 11/2। अब मिनट कितना है भैया, मिनट यहाँ पर कितना है 20 है ना, तो याद रखिए कटा दीजिए इसको 10 बार में, 11 दहिया 110, ठीक है, और 30 तिहाई 90। तो आप घटाइए ना यहाँ से 90 माइनस 110, अब मॉडुलस कीजिएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए। बिल्कुल आसान है कि आपको आएगा 20 माइनस में, तो माइनस मॉडुलस हटा लेगा, यानी कि 20 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए मैथ का एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर प्लस रहता यहाँ पर तब तो खेल बहुत बड़ा हो जाने वाला था, लेकिन ध्यान रखिए प्लस है नहीं, सब गुना में ही है। तो इससे एगो से वो कटा दीजिए, तो बताइए 0.2 गुने आपके पास मान कितना आ जाएगा 0.2, याद रखेंगे ध्यानपूर्वक, एकदम गौर से देखिएगा। 0.2 और 0. कितना 2 और गुने 1, तो 2 दूना 4, 0.2 अंक के बाद होगा, तो 0.04 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होए। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन से अब साइंस के सेशन स्टार्ट होंगे। साइंस में कैसे क्वेश्चंस रहते हैं स्टेट एग्जामिनेशंस में, आप इसको गौर से देखिएगा, बिल्कुल कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न डीएनए की द्विगुणी कुंडली संरचना किसने दिया? हु प्रपोज्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। बेहद ही आसान क्वेश्चन, आप इसको थोड़ा सा भी पढ़ाई किए होंगे साइंस में तो बता दीजिएगा। वाटसन एवं क्रिक इस प्रश्न का सही आंसर है। 31 प्रश्न हो गए हैं। 32वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 32वां नंबर क्वेश्चन है जंग किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? याद रखेंगे जंग किस प्रकार की रासायनिक, देखिए ऑक्सीडेशन कहीं नहीं ना दिया है, नहीं दिया है, तो जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पर रिडक्शन होता है। यही कारण है कि दोनों को मिलाकर रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वहां पर रिडॉक्स अभिक्रिया की वजह से इसमें ऑक्सीडेशन भी आएगा, रिडक्शन भी आएगा। तो जंग किस रासायनिक प्रक्रिया के कारण होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन जरा आराम से देखिएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ पिघलने का तापमान कैसा होगा? देख रहे हैं ना, दाब बढ़ाने पर बर्फ पिघलने का तापमान कैसा होगा? दोस्तों याद रखिएगा कि यह चैनल जो आप देख रहे हैं, आप लोग केवल व्यूज तो कर देते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों अगर लाइक नहीं करिएगा तो याद रखिएगा लगातार 5 दिन तक क्लास डिस्टर्ब कर देंगे, 5 दिन तक चुपचाप रहेंगे, 5वें दिन के बाद 6ठे दिन है। एक रफ्तार पकड़े हैं तो थोड़ा सा हमको ये कीजिए भाई, केवल लाइक और सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं आपसे। देखिएगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो पर 1000 से कम लाइक अगर हुआ 2 दिन के अंदर तो याद रखिएगा 5-6 दिन तक क्लास एकदम स्टॉप रहेगा। आप लोग व्यू करके उसके बाद निकल जाते हैं। कितनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से एक वीडियो बनता है भैया। दाब बढ़ाने पर बर्फ पिघलने का तापमान कैसा होगा? दाब बढ़ाने पर बर्फ पिघलने का तापमान कैसा होगा? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, यानी कि वो घटेगा। आगे बढ़ते चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है भाई, हर एग्जाम में जाइए। रक्त बनाने के लिए, थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन, ये पता नहीं कहां से उन लोगों को मिल जाते हैं क्वेश्चन। तो कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन के इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन स्टेट के लिए प्रैक्टिस सेट। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा द्रव तत्व द्रव रूप में पाया जाता है और विषैला होता है? जिनका आंकड़ा पीछे चल रहा होगा वो मैनेज कर लेंगे इधर, इसलिए प्रश्न ऐसा ही लेवल का होगा। सही आंसर है कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाएगा? मरकरी यानी पारा। याद रखेंगे पारा जिसको थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं, अपने यहाँ वाला नहीं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? विच कंट्री इज प्रपोज टू द होस्ट द G20 समिट इन 2025? 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? इस प्रश्न का सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आपको संविधान से भी मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय को कितने 360 में, राष्ट्रीय को किस में? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 352। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 352 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा भारत में कब चालू हुआ? ठीक है, विनोबा भावे को जानते हैं ना, याद रखेंगे, बड़ी योगदान रहा इसमें। पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है वह कब चालू हुआ? इस प्रश्न का आंसर जानते हैं भैया क्या है? सही आंसर कमेंट कर दीजिए। 38 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, गला सूख जाता है कभी कभी और आप लोग सस्ते में निपट लेते हैं। कोई कोई तो बंधु ऐसे आ रहे हैं जो पीडीएफ खरीदने आ रहे हैं, इतना ना चर्चा कर ले रहे हैं, इतना ना चर्चा करें, सर कितना पास होगा, सर कैसे पढ़ना होगा, सर क्या क्या पढ़ना होगा, क्या गारंटी है कि आपकी क्वेश्चंस, भैया हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा सवाल मत करिए, ऐसा सवाल कीजिएगा आपको यूट्यूब पर से भी ब्लॉक करेंगे, चैनल पर से भी और व्हाट्सएप से भी। आप काम की बात कीजिए, सर इसमें क्वेश्चंस कितने हैं, क्या है, पूरे सिलेबस को हमारा ये ई बुक जो है कवर करता है और आपके ही लिए हम डेली बाय डेली उसी पैसा में लाइव क्लास लेकर के आने की कोशिश करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबरों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो जाए। ठीक है, तो ये सभी ज़्यादा अपने काम की बात पूछिए, नहीं तो दोनों जगह से आप ब्लॉक कर दिए जाइएगा। इस बात का ध्यान से काम की बात पूछिए, आपका काम होगा। पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा भारत में कब चालू हुआ? 1956 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 39 नंबर प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिएगा, आगे है प्रश्न 39 नंबर। हाल ही में राफेल नामक रक्षा कंपनी ने किस प्रकार की नई मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है? थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जा रहा है क्या ये, चलिए बढ़िया देख लीजिएगा। प्रश्न है कि हाल ही में राफेल नामक रक्षा कंपनी ने किस प्रकार की नई मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया? 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए, ऊपर बढ़ा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और अंतिम नंबर क्वेश्चन आज का सेट का है, ध्यान रखिएगा। एक बीच में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ा है ब्लड रिलेशन से संबंधित, तो उसका आंसर जरा देख लेते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, वो एक क्वेश्चन ही, देखते हैं कौन कितना लगाता है दम, देखते हैं कौन लगाते हैं कितना दम और कौन बनते हैं आज के लिए नंबर 1। याद रखें, गिर वनों में पाए जाने, इतना तो गारंटी समझ लीजिए। आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे, पीडीएफ से लाइब्रेरी और ये सभी चीज़ों को अगर पढ़ते चलेंगे, किसी की ताकत नहीं है कि आपका स्टेट एग्जाम फंसा दें। याद रखिए 100% आप स्टेट क्लियर कर जाइएगा। बाद में हमसे मुलाकात कीजिएगा जब बीपीएससी का आएगा ना फाइनल, उस समय देखिए क्वेश्चनों का लेवल त्राहिमाम होने लगेगा। गिर वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन है? आप सबसे पहले गिर वन कहाँ पर है, ये अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए। गिर वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन सा है? बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, एशियाटिक लायन या फिर स्नो लिपर्ड है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशियाटिक लायन। गिर वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन से हैं? एशियाटिक लायन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ई बुक नहीं लिया है तो और पूरे टोटल क्लास के साथ अगर आप ई बुक भी लेना चाहते हैं तो 130 और ऑफर में ही चलेगा, क्योंकि पेजेज की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई है, अब RS 100 हो गई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। जय हिंद।